गैसीय अवस्था में बच्चों हम आदर्श गैसों के बारे में पढ़ चुके हैं। आदर्श गैस के अजम्पशन और केटीजी के बारे में हम बात कर चुके हैं। जब गैस का व्यवहार आदर्श होना हो तो वो कौन कौन से अवधारणाओं को फॉलो करती है, उनकी अनुपालना करती है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, राइट। अब सवाल आता है कि क्या गैस सदैव आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी, यानी जो हमने अवधारणाएं मानी, अजम्पशन माने, क्या कोई भी गैस ताप व दाब के सभी मानों के लिए उन सब की अनुपालना करती है, या कभी कभी उन अजम्पशंस में से या उन अवधारणाओं में से कुछ की अनुपालना वो किसी ताप व दाब की परास में अगर नहीं करती हो तब क्या होगा, इस तरह की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया बच्चों वास्तविक गैस व्यवहार या रियल गैस बिहेवियर की बात हम लोग कर रहे हैं। वास्तविक गैस व्यवहार को, क्योंकि ये जो व्यवहार है ये बेसिकली आदर्श गैस व्यवहार से विचलित व्यवहार है, इसलिए हम इसे कभी कभी अनादर्श गैस व्यवहार भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अनादर्श गैस व्यवहार, या हम कह सकते हैं आदर्श गैस व्यवहार से विचलन, राइट। अब इसके बारे में सबसे पहले आइडिया कहाँ से आया, क्यों हमें पता लगा कि ताप व दाब के कुछ मानों पर हो सकता है कि गैस का व्यवहार आदर्श व्यवहार से या उन अजम्पशंस से, केटीजी के अजम्पशंस में कुछ की अनुपालना नहीं कर रही हो। इसका आइडिया हमें सबसे पहले यहाँ से आया। हमने क्या किया, एक पात्र लिया, बड़ा सा पात्र है, इस तरह की हमारी ये पात्र हमने बना दिया, जो हमारा पात्र है इसमें कोई गैस भरा हुआ है। ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट था, ये पात्र, ये पिस्टन है जो ऊपर नीचे सरक सकता है। प्रारंभिक अवस्था में पिस्टन यहाँ है, ये प्रारंभिक अवस्था है, और अब हमने इस पिस्टन को नीचे सरकाना शुरू किया और हम पिस्टन को सरकाकर यहाँ ले आए। ठीक, अब हमारे पास अजम्पशन क्या क्या हैं, सबसे पहले हम उनकी चर्चा करें। हमने ये माना हुआ है कि आदर्श गैस व्यवहार में गैस अणुओं का आयतन सदैव नगण्य होता है, आप उसे शून्य मान सकते हैं, राइट, पात्र के आयतन के सापेक्ष। मैं कह लेता हूं जब यहां है तो पात्र का आयतन है V इनिशियल, और जब पिस्टन में यहां ले आया हूं नीचे शिफ्ट कराकर, तो हम मान लेते हैं पात्र का आयतन है V फाइनल, राइट, V इनिशियल और V फाइनल। अब जरा हम बात करें तो ध्यान से देखें, V इनिशियल और V फाइनल की जब हम बात कर रहे हैं, राइट, ये अंतिम अवस्था है जब हमने पिस्टन नीचे सरका दिया है। गैस अणुओं के दृढ़ आयतन की बात करें, गैस अणुओं के दृढ़ आयतन, तो वो कुछ होगा, हमने उसे मान लीजिए V0 मान लिया है। अब अगर हम बात करें प्रारंभिक अवस्था में गैस का आयतन, जब हम बात करें प्रारंभिक अवस्था में गैस का आयतन तो ये हो जाएगा V इनिशियल माइनस V0, परंतु राइट, क्योंकि V इनिशियल जो है वो V0 से काफी बड़ा है, इसलिए गैस का आयतन बराबर लगभग क्या हो जाएगा, V इनिशियल हो जाएगा। इसलिए इसको हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया, यानी हमने गैस के अणुओं का दृढ़ आयतन नगण्य मान लिया। अंतिम अवस्था में गैस का आयतन, ये है हमारे पास V फाइनल माइनस V0, और जब हम V फाइनल माइनस V0 की बात करते हैं तो V फाइनल जो है वो बड़ा तो है V0 से, परंतु V फाइनल माइनस V0 को आप लगभग V फाइनल नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि V फाइनल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है,
यानी ये नगण्य नहीं किया जा सकता V नॉट V फाइनल के सापेक्ष। इसका मतलब हमने ये देखा कि यदि हम पिस्टन नीचे सरकाते जाएं यानी आयतन घटाते जाएं, राइट, तो दाब उस अनुपात में बढ़ता जाए तो पूरा आयतन गैस के पास है, परंतु दाब उस अनुपात में ना बढ़े, राइट, एक समय पर आकर अंतर नजर आने लगे, इसका मतलब गैस के व्यवहार में कहीं ना कहीं कोई विचलन है। इसी तरह जब हमने ग्राफ बनाया तो एक ग्राफ तो हमने बॉयल्स लॉ की गणनाओं से बना लिया। बॉयल्स लॉ की गणनाओं से क्या, आयतन हमने मेजर कर लिए, राइट, आयतन हमने मेजर करके, ठीक, और उन आयतनों के सापेक्ष बॉयल्स लॉ से क्या आएगा दाब का मान, वो सारे बिंदु प्लॉट कर लिए और ग्राफ हमें कुछ ये मिला, ठीक। और एक बार वास्तविकता में यहाँ कितना दाब हमें देखने को मिल रहा है, वो बिंदु जब हमने प्लॉट किया वो ग्राफ, तो हमें वो ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिला, राइट, यानी हमें कुछ ना कुछ पीवी वक्र में बॉयल के नियम से विचलन देखने को मिले, राइट। ये तो हमने बॉयल का नियम लगाकर प्लॉट किया, इसलिए ये तो हो गया आदर्श, और ये वास्तविक इस डब्बे में जो हमने बनाया वो, राइट, तो ये हो गया रियल यानी वास्तविक। तो आप देखिए पीवी वक्र जो है बॉयल के नियम के वक्र से थोड़ा अलग आ रहा है, इसका मतलब गैस का व्यवहार कभी ना कभी आप कह सकते हैं कि विचलन दर्शाता है। किससे? आदर्श गैस व्यवहार से। बस यही दिखा रहे हैं। तो हमने देखा कि जब आयतन बहुत ज़्यादा है तब तो आपका विचलन नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, या विचलन बहुत कम आ रहा है, ये दोनों कर्व लगभग एक दूसरे के करीब है। लेकिन जब आयतन, पात्र का आयतन बहुत कम है तो विचलन आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बड़ा विचलन दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब उपलब्ध आयतन बहुत कम हो या पात्र का आयतन बहुत कम हो, तब हो सकता है आप गैस अणुओं का आयतन नगण्य नहीं मान पाएं, अर्थात उन्हें हम शून्य नहीं मान पाएं। इन दोनों पात्र से हमें ये पता लगा, यदि उपलब्ध आयतन और पात्र का आयतन बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, तो आप कह सकते हैं गैस के अणुओं का आयतन आप नगण्य मान के वो आदर्श गैस व्यवहार को फॉलो कर जाएगी। लेकिन यदि हम इसी पिस्टन को नीचे सरका के ले आए और उपलब्ध आयतन बहुत कम कर दें, तो गैस के व्यवहार में, आदर्श व्यवहार से हमें विचलन देखने को मिल सकता है। ये एक प्रायोगिक ग्राफ है, ये सैद्धांतिक ग्राफ है आदर्श वाला, और ये आगे वाला ग्राफ जो हमने अलग रंग से बनाया है ये आपका वास्तविक ग्राफ है। तो आपको वास्तविक में विचलन देखने को मिल रहा है। इसलिए आपके कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है कि जरूरी नहीं है कि कोई गैस ताप व दाब के सभी मानों के लिए आदर्श व्यवहार की अनुपालना करे, आदर्श व्यवहार दर्शाए। वो कुछ अजम्पशंस, केटीजी के कुछ अजम्पशंस की अनुपालना नहीं करते हुए आदर्श से विचलन दर्शा सकती है। बस इतनी सी बात हमें समझ में आ जाए तो हमारा बात हो गया कि हाँ, गैस का व्यवहार सदैव आदर्श नहीं होगा, वह कभी न कभी आदर्श से विचलन भी दर्शाएगी, राइट। और ऐसे समय उसके व्यवहार को हम वास्तविक गैस व्यवहार या आदर्श, अनादर्श गैस व्यवहार का नाम देंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें ये समझ में आया कि गैस, कोई भी गैस ताप व दाब के सभी मानों के लिए आदर्श गैस व्यवहार अर्थात केटीजी की सभी अवधारणाओं की अनुपालना नहीं करती है, राइट। जब पात्र का आयतन बहुत कम होगा तो गैस का व्यवहार आदर्श से विचलन दर्शाएगा, और ऐसे व्यवहार को हम वास्तविक गैस व्यवहार या अनादर्श गैस व्यवहार कहते हैं। एक लाइन इसके लिए लिख भी सकते हैं, क्या, राइट। अत्यंत उच्च आयतन पर गैस आदर्श गैस व्यवहार तथा केटीजी के सभी अवधारणाओं की अनुपालना करती है, परंतु यदि उपलब्ध आयतन बहुत कम हो तब गैस केटीजी की सभी अवधारणाओं की अनुपालना नहीं करती है। फलस्वरूप वह आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। ऐसे व्यवहार को वास्तविक गैस व्यवहार या अनादर्श गैस व्यवहार कहा जाता है, राइट। ये लिख सकते हैं हम, तो चाहें तो लिख सकते हैं, अत्यधिक उच्च आयतन पर गैस केटीजी की सभी अवधारणाओं की अनुपालना करती है, फलस्वरूप आदर्श गैस व्यवहार दर्शाती है। परंतु
जब पात्र का आयतन न्यून हो, कम हो, तब गैस केटीजी की कुछ मुख्य अवधारणाओं अनुपालना नहीं करती है। फलस्वरूप आदर्श गैस से विचलन दर्शाती है। आदर्श गैस व्यवहार से ऐसे व्यवहार को अनादर्श गैस व्यवहार या वास्तविक गैस व्यवहार कहा जाता है। अब हमें ये तो पता लग गया कि जब इस पिस्टन को नीचे लाएंगे उपलब्ध आयतन बहुत कम हो गया तो विचलन आ जाएगा, परंतु कौन सी अवधारणाएं जिनकी अनुपालना नहीं करेगी और उस वजह से विचलन आएगा, आइए इस बारे में बात करें। विचलन जब आएगा तो हम उसके बारे में वो व्यवहार, नया व्यवहार, क्या वास्तविक गैस व्यवहार या अनादर्श गैस व्यवहार, कैसे बात करेंगे इसके बारे में। एक बात यह है, परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार और बोल दूं, पूरे कमरे में 100 या 1000 हाउस फ्लाइज हैं, बहुत नगण्य आयतन है। 10 बाय 10 के कमरे में अगर 1000 हाउस फ्लाइज भी हैं, मक्खियां हैं या चींटियां हैं तो भी, लेकिन यदि उस कमरे की जगह हमने उपलब्ध आयतन एक छोटा सा डब्बा कर दिया, इतना सा बॉक्स, और उसमें 1000 या 100 मक्खियां या 100 चींटियां रख दी, तो जो चींटियों का आयतन होगा उस डब्बी के आयतन के सापेक्ष बहुत क्या होगा, ज़्यादा होगा, अर्थात वो नगण्य नहीं होगा। डब्बा कैसा, मान लीजिए एक बार तो मेरा उपलब्ध आयतन कमरे के बराबर और एक बार उपलब्ध आयतन मेरा इस चौक के डब्बे के बराबर है, तो इसमें 100 चींटियां होना और पूरे कमरे में 100 होना, तो यहाँ चींटियों का आयतन हो सकता है हम कभी कभी नगण्य नहीं कर पाए। उसी की वजह से आप कह रहे हैं कि जब गैस अणुओं का आयतन नगण्य नहीं है उपलब्ध आयतन के सापेक्ष, तो आपके गैस के व्यवहार में विचलन नजर आएगा, और उस विचलित व्यवहार को, क्योंकि वो आदर्श से विचलित है, या तो अनादर्श गैस व्यवहार कहते हैं या वास्तविक गैस व्यवहार कहते हैं। हमने कहा केटीजी की कुछ मुख्य अवधारणाओं की अनुपालना नहीं करती। कौन सी मुख्य अवधारणाएं हैं जिनकी गैस अनुपालना करना छोड़ देती है जब उपलब्ध आयतन बहुत कम हो जाता है? तो दो मुख्य अवधारणाएं हैं जिनकी अनुपालना गैस नहीं कर पाती है। कौन कौन सी है, उनको लिस्ट आउट करते हैं। पहली, गैस अणुओं का दृढ़ आयतन पात्र के आयतन के सापेक्ष नगण्य होता है। लगभग हम शून्य ही मान लेते हैं आदर्श में। हम बोलते हैं गैस अणु पॉइंट मास है, बिंदु कण की तरह है, बिंदु द्रव्यमान के जैसे, उसके उनका आयतन हम नगण्य मान लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा इस अजम्पशन की अनुपालना करें, मैंने उदाहरण से दिखाया। और जब वे बहुत दूर दूर आ जाएंगे, अत्यंत सूक्ष्म आयतन में हमने उन्हें भर दिया, तो उनके बीच की दूरियां बहुत घट जाएगी, तो गैस अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है। ये वाली अजम्पशन भी जरूरी नहीं है गैस अनुपालना करे। तो गैस अणुओं के मध्य लगभग नगण्य होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है। ये दो अवधारणाएं केटीजी की गैस अनुपालना नहीं कर पाती है, और इन दोनों की अनुपालना नहीं होने की वजह से गैस के व्यवहार में विचलन आ जाता है। और विचलन आने के बाद जो विचलित व्यवहार है उसे अनादर्श या वास्तविक गैस व्यवहार कहा जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल हिस्सा है, जब गैस उपरोक्त मुख्य दोनों अवधारणाओं, दोनों या एक, कोई एक अवधारणा, दोनों या कोई एक अवधारणा की अनुपालना नहीं करती है, करती हो, तब आदर्श गैस व्यवहार से विचलन दर्शाती है। ऐसे व्यवहार को अनादर्श गैस व्यवहार या वास्तविक गैस व्यवहार कहा जाता है।
तो बच्चों अब तक हमने ये सीखा कि गैस का व्यवहार आदर्श से विचलित या उसमें विचलन क्यों आता है, और ऐसे व्यवहार को हम क्या कहते हैं, अनादर्श या वास्तविक गैस व्यवहार। अब सबसे बड़ी बात है, जब विचलन आता है तो हम कैसे नापेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसकी बात करें। तो उस विचलन के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं संपीड़ितता गुणांक की। किसकी बात करते हैं, संपीड़ितता गुणांक, Z की इंग्लिश में कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो गैस के आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाता है, राइट, या गैस के व्यवहार आदर्श है या नहीं है, ये पता करने के लिए हम संपीड़ितता गुणांक की बात करते हैं। तो बच्चों Z की आवश्यकता क्या है, Z हमें ये बताता है कि व्यवहार आदर्श है या आदर्श से विचलन है। हमने ये कहा कि Z यदि इक्वल टू 1 है तो आदर्श गैस व्यवहार है, और यदि Z नॉट इक्वल टू 1 है तो अनादर्श गैस व्यवहार है। ठीक, अब इस नॉट इक्वल टू 1 में भी यदि Z ग्रेटर देन 1 है और Z लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो हम कह देते हैं धनात्मक विचलन है, और लेस देन 1 है तो हम कह देते हैं ऋणात्मक विचलन है। बात समझ में आ रही है? तो एक तरफ हो गया धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, इस तरह की बात हमारे पास आ गई। अब जरा ध्यान से देखो Z कैसे इनकॉर्पोरेट होगा। तो एक सिंपल तरीका तो ये है Z को लिखने का कि भाई हमारे पास है PV बराबर nRT, तो PV अपॉन nRT बराबर हमने लिख दिया Z। यदि PV बराबर nRT है तो आदर्श केस में Z बराबर 1 आ जाएगा, और अगर नहीं है तो Z नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आपकी जो समीकरण है उसे बदलकर आप लिख सकते हैं PV बराबर ZnRT। इस तरह से आपने Z इनकॉर्पोरेट कर दिया। आदर्श गैस में Z 1 हो जाएगा और अनादर्श में Z नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। और भी तरह तरह से आप Z की बात कर सकते हैं, कैसे, राइट। तो आप बात कर सकते हैं Z के फॉर्मूले। तो Z के फॉर्मूले होते हैं PVM वास्तविक बटा PVM आदर्श। ठीक, यहां पर हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इसके पहले किस स्टेप बोर्ड लिखें तो Z बराबर आप लिख सकते हैं PVM अपॉन RT, जहां पर Vm क्या है, Vm है 1 मोल अणुओं का आयतन, यानी कुल आयतन बटा गैस के अणु। ठीक, इस तरह की बात हमारे पास आ जाती है और इस तरह के फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। ठीक, PVM आदर्श को अगर आप बात करें तो RT लिखा जा सकता है, PVM आदर्श को आराम से क्या लिखा जा सकता है, RT। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा PVM अपॉन RT। ठीक, एक फॉर्मूला और है, यदि दाब समान हो तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं Vm वास्तविक यानी विचलन के समय का आयतन बटा Vm जब विचलन नहीं दिखा रहा हो तब का आयतन यानी आदर्श। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। और जब आयतन लिखते हैं तो आयतन होता है घनत्व का उल्टा, मोलर भार तो समान होता है तो घनत्व में भी लिखा जा सकता है। तो घनत्व जब व्यवहार आदर्श है यानी विचलन नहीं है, और घनत्व जब विचलन है यानी व्यवहार वास्तविक है या अनादर्श है। तो आप इसे लिख सकते हैं Vm रियल अपॉन Vm आइडियल,
और ये हो जाएगा डेंसिटी आइडियल अपॉन डेंसिटी रियल। ठीक, इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। और ये हमारे Z के तरह तरह के फॉर्मूले हो गए। ये जो Z है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये Z जो है ताप व दाब का फलन होता है, यानी ताप व दाब पर निर्भर करेगा क्योंकि आयतन पर आधारित है। तो हम लिखते हैं ये जो Z है ये दो चीजों पर निर्भर करता है। वैसे तो P, V, T तीनों पर निर्भर करता है, लेकिन V को आप हटा सकते हैं तो हम कहेंगे Z प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन होता है। Z के अलग अलग फॉर्मूले आ सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन Z के मान कैलकुलेट करने के लिए आपको वास्तविक गैस व्यवहार दर्शाने वाली गैस की कोई समीकरण पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर आप Z के मान की बात कर पाएंगे। राइट, सबसे पहले हमें वो इक्वेशन के बारे में बात करनी चाहिए, फिर हम वक्र के बारे में बात करेंगे और फिर Z के बारे में बात कर रहे होंगे कि कब Z आएगा और कब नहीं आएगा, इस तरह से। तो व्यवहार दर्शाने के लिए और Z के मान ज्ञात करने के लिए हम एक समीकरण पढ़ते हैं जो है वान डेर वाल समीकरण, या इसे कहते हैं वान डेर वाल अवस्था समीकरण। वान डेर वाल ने बहुत आसान तरीके से और बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में समीकरण लिखी। उसने ये कहा कि आप PV बराबर nRT लिखते हैं, ये आपकी सिंपल सी समीकरण है। राइट, आप क्या करिए, आपको पता है कि अगर आकर्षण बल होगा, राइट, तो आकर्षण बल होगा यानी अणु ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। अणुओं ने जब एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है तो मान लीजिए ये आपका पात्र है, इसमें अणु है, इस अणु को बहुत सारे अणु पीछे से पकड़ कर रखे हुए होंगे अगर आकर्षण बल होगा तो। अब जब इन्होंने पीछे से पकड़ के रखा हुआ है अणुओं ने, ये अणु जा रहा था आगे इस दीवार से टकराने, ये पकड़ के रखेंगे तो इस पर एक मंदन लगेगा, रिटार्डेशन होगा, पीछे की दिशा में एक बल लग रहा होगा, और जब बल लग रहा है तो इसकी गति कम हो जाएगी। गति कम हो जाएगी तो आपको पता है केटीजी की गणनाओं से कि गति कम होने के कारण जो दाब है वो घट गया होगा, यानी जो हमने दाब मापा वो दाब थोड़ा कम लग गया होगा। राइट, यानी हमने जो मापा वो दाब वास्तविकता में थोड़ा और लगना चाहिए था अगर ये आकर्षण नहीं होते तो, क्योंकि कम गति से टकराया होगा। कम गति से तो कम संवेग, संवेग होता है m/v, संवेग कम तो बल भी कम, संवेग बटा समय बल होता है, बल कम तो दाब भी कम। राइट, तो हमने ये कहा कि जो दाब हमने नापा वो वास्तविकता में उस समय का है जब अंदर आकर्षण है, क्योंकि आकर्षण तो होते हैं लेकिन हम उन्हें नगण्य मान लेते हैं, तो आकर्षण थे और वही दाब हमने नापा। तो आदर्श का दाब थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आदर्श अगर होगा तो ये आकर्षण नहीं होंगे, अगर ये आकर्षण नहीं होंगे तो तेज गति से टकराएगा, तेज गति से टकराएगा तो m/v से संवेग ज़्यादा मिलेगा, संवेग ज़्यादा मिलेगा तो बल ज़्यादा होगा, बल ज़्यादा होगा तो दाब ज़्यादा लगेगा। यानी आदर्श का जो दाब होना चाहिए, वान डेर वाल का ये कहना था कि जो P आदर्श होना चाहिए वो होना चाहिए P मापा गया या प्रेक्षित, जो हमने P मापा, प्लस थोड़ा सा और जुड़ना चाहिए। और क्यों जुड़ना चाहिए? वो जुड़ना चाहिए आकर्षण बलों के कारण दाब में कितनी कमी आई होगी उसके बराबर। तो कितनी कमी आई होगी ये तो हम बाद में बात करेंगे। वान डेर वाल ने इसे कहा कि आप दाब को संशोधित करो, संशोधित मतलब करेक्ट करो, और करेक्ट करने का मतलब जो आप माप नहीं पा रहे उस दाब को भी आप लिखो। तो इतना आपने मापा, मान लीजिए 2 वायुमंडल आपने नापा, और थोड़ा सा और जोड़ना है, मान लीजिए 0.2 आपको और जोड़ना है, जो आप कह रहे हैं कि आकर्षण बलों के कारण इतना कम लगा होगा। आदर्श में तो आकर्षण बल है नहीं तो उतना और लगता है यदि वास्तविकता में आकर्षण बल नहीं होते तो। ये तो हो गया। दूसरा, राइट, वान डेर वाल ने कहा कि जो गैस का आयतन है वो होना चाहिए पात्र का आयतन माइनस गैस अणुओं का रिजिड आयतन। ये तो हम शुरुआत से जानते हैं, लेकिन हम इस दृढ़ आयतन को हमेशा नगण्य मान लेते थे आदर्श मानकर। तो ये बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, इसे लिख लो, वैल्यू देखकर नगण्य करो, पहले से ही आंख बंद करके नगण्य मत मानो। तो उसने कहा कि गैस का जो आयतन हो गया वो हो गया क्या?
पात्र का आयतन माइनस डेल्टा वी, इस डेल्टा वी को कह दिया आयतन संशोधन पद कि आयतन में इतने का आपको करेक्शन करना है। अब कब करेक्शन लागू होगा कब नहीं होगा ये तो आयतन पात्र के आयतन पर निर्भर करेगा, जो हमने अभी अभी सीखा। और जब आप ये दो करेक्शन कर लो तो क्या हमारी समीकरण बन जाएगी। तो वान डर वाल ने समीकरण लिखी P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। समीकरण को ध्यान से देखें, राइट। तो समीकरण उसने क्या लिखी, P प्लस डेल्टा P V माइनस डेल्टा V बराबर एन आर टी। अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो डेल्टा P का मान उसने लिखा ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और डेल्टा V का मान लिखा एन वी। जैसे लिखते हैं बच्चों को डाउट आता है कि ये कहाँ से आया, तो कहाँ से आया ये तो थोड़ी देर में समझेंगे, पहले समीकरण समझते हैं, राइट। तो ये जो समीकरण है ये है वान डर वाल समीकरण। क्या है ये, वान डर वाल समीकरण है, ठीक। इसने आदर्श गैस में ये दो करेक्शन किए और ये दो करेक्शन करके ये समीकरण लिखी और इनकी वैल्यू जब लिख दी तो ये आया। तो वान डर वाल ने दाब को संशोधित किया, आयतन को संशोधित किया और संशोधित करके ये समीकरण हमारे पास आ गई। ये है वान डर वाल समीकरण। अब इससे हमें z के बारे में बात करनी है, z की क्या गणना होगी क्या नहीं होगा। तो यहां से आइए z की गणना करते हैं। जब यहाँ से z की गणना करेंगे तो z की गणना करने के लिए हम सबसे पहले तो n को 1 लिख लेते हैं, यानी अणुओं की संख्या 1 कर देते हैं और फिर आगे बात करेंगे। तो जब हमने n का मान 1 रखा 1 मोल अणुओं के लिए, तो n बराबर 1 मोल और v बराबर हो गया, राइट, vm क्या हो गया, v बटा n। v बटा n को हमने क्या लिख दिया, vm 1 मोल अणुओं का आयतन। तो जैसे ही हमने ये लिखा 1 मोल के लिए इक्वेशन आ गई P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। ये हमारी वान डर वाल समीकरण आ गई 1 मोल की। अब हमें यहाँ से z की गणना करनी है। जब हमें z की गणना करनी है तो हमने इसे फैलाकर लिखा, विस्तारित रूप में लिखा। विस्तारित रूप में लिखने से z की गणना हमारे पास बिल्कुल क्लियर आ जा रही है, राइट, और हम आराम से z की गणना कर पाएंगे, राइट। तो विस्तारित रूप को हम वीरियल फॉर्म कहते हैं, राइट। तो वान डर वाल समीकरण का विस्तारित रूप, आइए उस बारे में चर्चा करें, वहां से हम z की गणना करेंगे। थोड़ा सा मैथ्स है पर आसानी से आप कर सकते हैं। वान डर वाल समीकरण का विस्तारित रूप, वान डर वाल समीकरण के विस्तारित रूप में हमें क्या करना है, राइट। इसको किसी तरह से ऐसे एक्सप्रेशन में लाना है जिसका कोई सीरीज एक्सपेंशन होता, जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, और उसे फिर खोल देना है। जैसे द्विघात समीकरण के बारे में या तो आपने पढ़ लिया होगा, पढ़ना बाकी होगा। तो कैसे हम लोग लिख रहे हैं जरा ध्यान से देखना। हमने P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर को तो इधर ही रखा और इधर ले गए आर टी अपॉन वी एम माइनस बी, ये ब्रैकेट इधर ले आए, ठीक। फिर इस ए बाई वी एम स्क्वायर को भी हम लोग इधर ले गए, राइट। तो ये मिल गया हमारे पास P बराबर आर टी अपॉन वी एम माइनस बी माइनस ए बाई वी एम स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब जरा हम बात करें तो हमें z के लिए सॉल्व करना था, तो मैंने यहाँ पर बाइनोमियल बन जाए इसलिए Vm बाय आर टी से इस पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही Vm बाय आर टी से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया P Vm अपॉन आर टी। इधर Vm बाय आर टी से जब मैंने मल्टीप्लाई किया होगा तो आर टी कैंसिल और ये आ गया Vm अपॉन Vm माइनस बी, और ये आ गया माइनस A बाई Vm और इंटू आर टी। कैसे, Vm का एक कैंसिल हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, ठीक। मैं अगर यहाँ थोड़ा रीअरेंजमेंट करूँ तो मेरे इस रीअरेंजमेंट के बाद ये मैंने Vm से डिवाइड कर दिया, तो ये तो हो गया 1
ये नीचे ले आया तो ये V/VM हो गया। और आप देखिए ये मेरे पास, अब ध्यान से देखें, जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमने सीरीज वीरीज नहीं पढ़ा, तो मैं इसे दूसरे तरीके से एक्सपेंड करता हूँ। ज़रा ध्यान से देखिए, राइट, जो आपने पढ़ लिया उस रूप से आगे चलकर एक्सपेंड करता हूँ। कैसे? तो इधर ध्यान दीजिए, आपने गुणोत्तर श्रेणी जीपी वगैरह पढ़ा होगा। जीपी में आपने एक जीपी पढ़ा, इनफाइनाइट जीपी। मान लीजिए मेरे पास एक इनफाइनाइट जीपी है, 1 + r + r² + r³, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इसका सम आप क्या लिखते हैं? 1/1 - r, यही लिखते हैं कि नहीं लिखते? ठीक, ये, या अगर मान लीजिए ये है a + ar + ar² + ar³, इस तरह से चलता जा रहा है, तो आप क्या लिखते हैं? a/1 - r, ऐसा लिखते हैं। उसी तरह आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये पहला वाला एक्सप्रेशन मैच कर रहा है हमारा। तो अगर मेरे पास ये है तो इसका मतलब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, गुणोत्तर श्रेणी इनफाइनाइट जीपी के नाम से। तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है PVM/RT = इस एक्सप्रेशन को हमने गुणोत्तर श्रेणी का मानकर इनफाइनाइट वाला ये लिख दिया। तो क्या मिल रहा है? 1 + B/VM(r) + r² B/VM² + r³ B/VM³, इस तरह से चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। और आखिरी में मुझे मिलता है ये वाला हिस्सा -A/VM(RT). अब देखो, सब सेम पावर वाले वैल्यूज़ हम एक साथ रख लेते हैं, तो क्या आ गया? 1 + B - A/RT × 1/VM + B² / VM² B³/VM³। इस तरह से ये हमारे पास PVM/RT, और PVM/RT को क्या लिख सकते हैं? Z। तो Z का एक लंबा विस्तारित रूप आ गया, जिसे आप वीरियल फॉर्म ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन या वैन डर वाल समीकरण का विस्तारित रूप भी कहते हैं। Z की इस तरह से निर्भरता आ रही है। और आप देखिए, ये अभी आयतन में लिखा है, इसे दाब में भी लिखा जा सकता है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा आयतन में ही लिखा जाता है। तो ये हमारे पास वैन डर वाल समीकरण का विस्तारित रूप है। किसका विस्तारित रूप है? वैन डर वाल समीकरण का विस्तारित रूप, वीरियल फॉर्म। यहाँ से हमने वैन डर वाल समीकरण से Z निकाला, और जैसे हमने Z निकाला हमारे पास सारी परिस्थितियाँ आ जाएंगी, और अब हम देख लेंगे कब Z1 होगा और कब Z1 नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा, छोटा होगा। ये सारी बातें इस समीकरण से हमें पता लग जाएगी, राइट। साफ साफ समझ में आता है, यदि B और A दोनों 0 हो जाएं तो Z1 हो जाएगा हमेशा के लिए। और आप वैन डर वाल समीकरण में देखो, यदि B और A 0 हो गए तो समीकरण आ गई PVM/RT, राइट। तो सबसे पहली बात तो यदि A और B दोनों 0 हों तो गैस सदा के लिए क्या हो जाएगी? आदर्श व्यवहार हो जाएगा। Z हमेशा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर अलग अलग परिस्थितियां हैं यहाँ पर जिनकी बात हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये वैन डर वाल समीकरण का विस्तारित रूप। अब आइए इससे अलग अलग परिस्थितियों में ताप व दाब के अलग अलग मान के लिए कब Z1 होगा और कब Z 1 से बड़ा होगा, कब Z 1 से छोटा होगा, ये सारी बातें हम लोग करें अलग अलग केस बनाकर, ठीक। ये वैन डर वाल का विस्तारित रूप है हमारे पास। अब हम इससे अलग अलग परिस्थितियों पर Z के मान ज्ञात करेंगे, राइट। सबसे पहला परिस्थिति मान लीजिए, मैंने कहा केस 1, Vm टेंड्स टू इनफाइनाइट। यदि अनंत विशाल आयतन है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, Vm बहुत बड़ा है, तब क्या होगा? अगर Vm इनफाइनाइट है तो 1/Vm लगभग 0 हो जाएगा, 1/VM² भी लगभग 0 हो जाएगा। ये सारे पद 0 हो जाएंगे, और जब ये सारे पद एंड सो ऑन, इस तरह के सारे पद जब 0 हो गए, राइट, तो हमारा इक्वेशन बचा Z बराबर 1 ओनली। क्या बचा हमारा? Z बराबर 1। ये सारे पद आपके क्या हो गए? 0 हो गए, और Z बराबर 1 तो कैसा आ गया? आदर्श गैस व्यवहार।
प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ और कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सकें। ठीक, ये मैंने पहला केस लिया। दूसरे केस की बात करें। दूसरे केस की जब हम बात कर रहे होंगे, राइट, तो दूसरे केस में मैंने ये कहा कि मान लीजिए Vm इनफाइनाइट नहीं है, राइट, बट Vm उच्च है, राइट, तो Vm उच्च होने से 1/Vm कम हो जाएगा। 1/Vm कम हो जाएगा तो 1/Vm आपका आ गया न्यून। 1/Vm स्क्वायर अत्यधिक न्यून। 1/Vm क्यूब और अधिक न्यून, या आप कह सकते हैं लगभग नगण्य। ये भी आप कह सकते हैं कि लगभग नगण्य। जब आपने ये देखा कि Vm जब उच्च है, बहुत ज़्यादा उच्च नहीं है, मतलब बहुत अनंत विशाल नहीं है, लेकिन बड़ा है, Vm बड़ा है, तो आपने क्या कर दिया, उच्च घात के पद नगण्य कर दिए। उच्च घात के पद नगण्य हो जाएंगे। और जब उच्च घात के पद नगण्य हो जाएंगे तो z बराबर क्या बचा आपके पास, z बराबर बचा 1 + b - a/rt × 1/Vm। ये आपके पास बचता है, राइट। Vm उच्च है या आप कह दें दाब न्यून है। दाब क्या है, न्यून है। Vm उच्च तभी होगा जब दाब कम होगा, राइट। ये आपके पास इक्वेशन बचती है। अब जरा ध्यान से देखो, जब ये इक्वेशन बचती है तो Vm उच्च है लेकिन नगण्य तो नहीं है, लेकिन यहां पर भी z बराबर 1, तो ये सेकंड का a पार्ट यदि t बराबर a/rb हो जाए तो b - a/rt बराबर हो जाएगा 0। यदि t बराबर इतना हो तो b - a/rt बराबर क्या हो गया, 0। और जैसे ही b - a/rt बराबर 0 हुआ, z बराबर हो गया 1 + 0 × 1/Vm। इसका मतलब z बराबर हो गया 1, और जैसे ही z 1 हुआ, गैस का व्यवहार क्या हो गया, आदर्श। क्या हो गया, आदर्श, राइट। दूसरा, सेकंड के a की जगह मैं लिखता हूं सेकंड का b। यदि t > a/rb हो जाए तो b - a/rt आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ, z बराबर 1 + b - a/rt × 1/Vm, ये आपका हो जाएगा >1, और z >1 हो गया तो इसका मतलब हो गया धनात्मक विचलन। कैसा विचलन, धनात्मक विचलन। कब, जब सेकंड, पहले सेकंड दाब कम हो तथा t a/rb से ज्यादा हो। इसका थर्ड पढ़ लें तो सेकंड का c पार्ट जब t a/rb हो, t क्या हो, a/rb हो, तो देखिए क्या होगा, b - a/rt <0 हो जाएगा, और z बराबर 1 + b - a/rt × 1/Vm। एक में ये नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव आना ही है, तो 1 में से कुछ घटाना है, तो ये <1 हो गया, और <1 हो जाने का मतलब है, z <1 का मतलब है अनादर्श तो है, लेकिन अनादर्श में कौन सा विचलन, तो अनादर्श में विचलन हो गया आपके ऋणात्मक विचलन। तो न्यून दाब पर आपको आदर्श भी मिल सकता है, धनात्मक विचलन भी मिल सकता है, और ऋणात्मक विचलन भी। ये निर्भर करेगा आपके तापमान पर कि ताप आपने क्या रखा है। तो हमने इस ताप को स्पेशल नाम दे दिया t बराबर a/rb,
क्योंकि देखो ए भी है बी भी है, ना तो ए जीरो है ना बी जीरो है। हमने पहले ही कहा यदि बी और ए दोनों जीरो हो जाए तो जेड वन हो जाएगा। तो सबसे पहला स्पेशल केस तो यही है कि जेड को आदर्श व्यवहार होने के लिए बी और ए दोनों जीरो होना चाहिए। वैन डर वाल्स समीकरण में दाब संशोधन और आयतन संशोधन पद दोनों शून्य हो जाए, आदर्श हो जाएगी। लेकिन वो तो हम पढ़ ही चुके हैं सबसे पहले। उसके अलावा अलग केस क्या है, तो आयतन बहुत विशाल हो जाए तो आप कह सकते हैं बी और ए के प्रभाव खत्म हो जाएंगे और जेड वन हो जाएगा। दूसरा, जब आयतन उच्च हो, दाब कम होने के कारण आयतन उच्च हो, तो हमने कहा कि जेड ये होगा। फिर इसके स्पेशल केस, यदि इस पर तापमान A/RB, जिसे मैंने नाम दे दिया नया, क्या बॉयल तापमान, क्या नाम दे दिया हमने इसे, बॉयल ताप नाम दे दिया, TB, राइट। तो TB जब तापमान TB के बराबर हो और दाब न्यून हो तो Z1 हो जाएगा, यानी आदर्श व्यवहार। और ये TB बोल दिया तो हम इसे लिख देंगे जब तापमान TB से, बॉयल तापमान से बड़ा हो तो Z एक से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे जब तापमान बॉयल तापमान से छोटा हो तो Z जो है वो एक से छोटा हो जाएगा, यानी ऋणात्मक विचलन हो जाएगा। ये तो दूसरा केस जब दाब कम हो, राइट, आयतन उच्च हो, तब आयतन बहुत विशाल हो, अनंत के बराबर हो, तब की कहानी, राइट। तो अलग अलग केस आ गए। एक और केस हम लें, जब दाब उच्च हो, यानी आयतन कम हो, जब दाब उच्च हो तो ये पूरा कहानी चलेगा। और जब पूरा कहानी चलेगा तो अलग अलग केस में अलग अलग परिस्थितियों में Z हमेशा 1 रहेगा, राइट। बात समझ में आती है हमें। तो एक बार थर्ड केस की बात करते हैं, फिर इसका एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो थर्ड केस में दाब अत्यधिक उच्च हो। जब दाब अत्यधिक उच्च होगा तो Vm न्यून होगा, Vn बहुत कम होगा, तो 1/Vm, 1/Vm स्क्वायर, 1/Vm क्यूब इत्यादि उच्च होंगे। और यदि उच्च होंगे तो नगण्य नहीं होंगे, अर्थात नगण्य नहीं होंगे। अब जब नगण्य नहीं होंगे तो क्या होगा, राइट। तो हमारा Z यही रहेगा, Z बराबर 1 + B - A/RT इंटू 1/Vm प्लस B² प्लस B³ प्लस सो ऑन। ये हमारा चल गया, राइट। इसी में आप बात कर सकते हैं, तो जब ऐसा लिखता है तो इसे बोलते हैं विस्तारित गुणांक या वीरियल कोफिशिएंट। तो ये हो गया द्वितीय वीरियल कोफिशिएंट, ये B² हो गया आपका तृतीय वीरियल कोफिशिएंट, इसी तरह ये हो गया फोर्थ एंड सो ऑन। ये हो गया फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट, फर्स्ट गुणांक, फर्स्ट वीरियल गुणांक या विस्तारित गुणांक। अब इसको अप्रोक्सीमेट करें, पूरी समीकरण आई है, अलग अलग तरह से हम लोग इसकी चर्चा करें ये सारी परिस्थितियों पर। मान लीजिए मैं यही सब टेम्परेचर के रेंज लगाता हूँ, फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा इसकी बात करें। तो विस्तारित रूप में जरा ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने Vm टेंडिंग इनफाइनाइट डाला तो सारे पद शून्य हो गए, सारे पद शून्य हो गए तो Z बराबर 1। सेकंड में Vm उच्च, M T बराबर TB डाला तो Z बराबर फिर से क्या मिला 1। और ये सेकंड का A पार्ट, B पार्ट, Vm उच्च, T ग्रेटर देन TB डाला तो कैसे हो गया, जरा ध्यान से देखो। Vm उच्च है, राइट, T बराबर TB है, Vm उच्च है तो ये सारे पद खत्म हो गए। और Vm उच्च है, T बराबर TB है तो ये ब्रैकेट शून्य हो गए, ब्रैकेट शून्य हो गया तो Z बराबर 1 हो गया, पीछे के पद नगण्य। Vm उच्च है तो पीछे के पद नगण्य है, T ग्रेटर देन TB है यानी ये ब्रैकेट पॉजिटिव हो गया तो 1 प्लस सम धनात्मक संख्या तो Z ग्रेटर देन 1 मिल गया हमें। C पार्ट, Vm उच्च है,
Vm उच्च है तो ये सारे पद नगण्य हो गए पीछे वाले, और t लेस देन tb, t लेस देन tb में ये ब्रैकेट नेगेटिव हो गया, तो एक में से कुछ घटाना है तो z लेस देन 1 हो गया, राइट। अब तीसरा हिस्सा हम दाब बढ़ाते जा रहे हैं, दाब बढ़ाते जा रहे हैं तो आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो सब पद आएंगे, ये सब पद भी हैं, ये भी है, ये भी है, तो एक में कोई भी पद, ये सब पदों में से कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, केवल एक इसके नेगेटिव होने के चांस है। आप फिर भी देखिए कितना भी नेगेटिव हो, पीछे वाले पद मिलाकर इसे पॉजिटिव बना देंगे, और जब इसे पॉजिटिव बना देंगे तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर 0 हो जाएंगे, तो एक बार फिर से 1 होगा, और फिर ये बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है वैसे वैसे, तो इसमें z जो है हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। इस तरह की बात होगी, कब? जब दाब अत्यधिक उच्च है। इसी से हम ग्राफ भी बना सकते हैं z का, कैसे? जरा ध्यान से देखो, जब हमें इससे ग्राफ बनाना है z का, तो ये y एक्सिस हो गया हमारे पास, ये x एक्सिस हो गया। समझने के लिए हमने ये बिंदु बना लिया z बराबर 1 वाली लाइन, ठीक। अब जरा हम शुरुआत करते हैं, इधर हमारा प्रेशर है और इधर z है, हमें आगे बढ़ना है। p बराबर 0 वाला ये बिंदु है, क्या p बराबर 0 आयतन लगभग अनंत हो जाएगा, और आयतन लगभग अनंत, तो ये बिंदु z1 हो जाएगा, ये सारे पद शून्य, तो z बराबर क्या आया? 1 आया। चाहे कोई भी गैस हो z हमेशा 1 रहेगा। थोड़ा p बढ़ने शुरू हुआ, p बढ़ा यानी p शुरुआत में कम है, ठीक, p शुरुआत में कम है, यहाँ तक इस क्षेत्र में आप कह सकते हैं p कम है, राइट, और ये p उच्च का क्षेत्र है, तो आप कह सकते हैं जब p कम है तो Vm लार्ज होगा, Vm लार्ज होगा तो ये सारे पद नगण्य। अब हमें t पर डिसीजन लेना होगा कि z 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, तो मैंने 3 ग्राफ बनाए, यहाँ से शुरू हुआ एक, यहाँ से शुरू हुआ एक, ऐसे गया, और एक ग्राफ ऐसे आया यहाँ से शुरू होकर, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये सब नगण्य है तो ये ग्राफ है, अब जब ये ग्राफ है तो इसमें ध्यान से देखो, अगर ये ब्रैकेट शून्य है तो z1 ही रहेगा, ठीक, न्यून दाब के क्षेत्र में, ठीक है ना, और अगर ये ब्रैकेट पॉजिटिव है तो z 1 से बड़ा होगा, ये ब्रैकेट नेगेटिव है तो z 1 से छोटा होगा। तो हम ये ब्रैकेट पॉजिटिव कब होता है, तो हमें पता है t जब tb से बड़ा हो तो ये होगा, t जब tb के बराबर हो तो ये होगा, और t लेस देन जब tb हो तो ये होगा, ठीक। अब हम आगे बढ़े तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो उच्च दाब के क्षेत्र में आ रहे, तो ये पद आ रहे हैं। जब ये पद आ रहे हैं तो इसे ध्यान से देखो, मान लीजिए मेरा ये ब्रैकेट शून्य है, तो शुरुआत में z1 है, ये शून्य है तो ये पद आया, तब तक तो कुछ नहीं आया, z1 ही बना रहा, राइट। फिर जब दाब अत्यधिक उच्च हो गया तो ये ब्रैकेट आया, ये आया तो ये पॉजिटिव आएगा तो 1 में जुड़ेगा, इस तरह से बढ़ता गया। मान लीजिए ब्रैकेट नेगेटिव है तो z1, जब ये सारे ब्रैकेट नगण्य, थोड़ा आगे बढ़े तो ये ब्रैकेट आया लेकिन ये नेगेटिव आया, तो 1 से छोटा, ये 1 से छोटा, ठीक। और आगे बढ़े तो ये आया तो पहले केवल यही था तो घटता जा रहा था, जब ये आया तो इसने कंपनसेट कर दिया, घटना बंद हो गया। अब जब घटना बंद हो गया तो बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ये आ गया फिर से और बढ़ने लगा। एक समय ऐसा होगा जब ये पीछे के पॉजिटिव पद और ये नेगेटिव पद एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, z फिर से 1 हो जाएगा, ये वाला बिंदु मिल जाएगा हमें, ठीक। और फिर और पद आते रहे दाब बढ़ाते जाने पर, तो कंपनसेट तो हो ही चुके थे, 1 हो चुका था, अब 1 से बड़ा भाग जाएगा। तो ऊपर वाला ग्राफ देखें, ये पॉजिटिव है तो ये 1, जब ये आया तो पॉजिटिव जुड़ा, 1 से बड़ा, ये आया तो और जुड़ा, तो ये हमेशा आगे ही भागता जाएगा। तो ये अलग अलग ग्राफ हैं। अब हम इसमें क्षेत्र बना दें, अगर हम इसमें क्षेत्र दर्शाएं तो ध्यान से देखना, ये जो क्षेत्र है ये न्यून दाब क्षेत्र कहलाएगा, और ये जो क्षेत्र है ये उच्च दाब क्षेत्र कहलाएगा, ठीक। इस ग्राफ को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 में जाएगा।
ये हमारे z के ग्राफ हो गए अलग अलग परिस्थितियों पर। तो t ग्रेटर देन tb पर ग्राफ, t बराबर tb पर ग्राफ और t लेस देन tb पर ग्राफ, ये सारे ग्राफ हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं इस समीकरण से, राइट। इसमें और भी केस हम लिख सकते हैं, कैसे, जैसे कुछ स्पेशल केस की बात करें। स्पेशल केस पहला, a बराबर 0 एंड b बराबर 0, तो सिंपल हो गया z बराबर 1। दूसरा a बराबर 0 एंड b नॉन 0, राइट। तो यहाँ पर z आ जाता है हमारा 1 प्लस b बाय आर टी इंटू 1/Vm प्लस b स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर सो ऑन, या आप इसे रफली लिख सकते हैं z बराबर लगभग 1 प्लस पी बी बाय आर टी। तीसरा हिस्सा a नॉन जीरो एंड b 0, तो इसमें z क्या आ जाएगा, z बराबर आ जाएगा 1 माइनस a बाय Vm आर टी। ये यहाँ से आ जाएगा b 0, ये सब उड़ गए 1 माइनस a बाय Vm आर टी, इस तरह से आ गया। ये मैंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया Vm वाले पदों को लेकर, इस तरह से ये ऐसा आ रहा है और कुछ भी इसका नहीं है। बेसिकली 1/Vm की जगह मैंने अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख दिया है, p लिख दिया है और कुछ नहीं किया, तो इस तरह का ये अप्रॉक्सीमेशन हो गया, राइट। तो ये हमारा अलग अलग इक्वेशन आ गया है और इसकी कहानी अलग अलग हो गई है, अलग अलग स्पेशल केस की बात कर रहे हैं। ये हो गई हमारे अलग अलग परिस्थितियों में z की बात। अब इस पर सवाल के साथ आया है, आइए उस बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए z कब शून्य होगा, z कब 1 होगा। तो z बराबर हमेशा 1 होगा जब दाब लगभग शून्य होगा, यानी आयतन अत्यधिक विशाल होगा या अनंत होगा। z 1 से बड़ा, 1 के बराबर और 1 से छोटा हो सकता है कब, जब दाब कम हो, आयतन उच्च हो, लेकिन तापमान बॉयल से बड़ा हो, बॉयल के बराबर हो, बॉयल से छोटा हो। अत्यधिक उच्च दाब हो, दाब बहुत ज़्यादा हो, तो z हमेशा 1 से बड़ा होगा चाहे तापमान कुछ भी हो। ये z वर्सेस p कर्व है। कैसा कर्व है ये, z वर्सेस p कर्व है, z का p के साथ वक्र है। एक ग्राफ पर t कांस्टेंट है, इसलिए हम इन्हें आइसोथर्म या समतापी भी कह सकते हैं, ठीक। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।